हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे अध्याय 10 यानी कि लेसन नंबर 10, जिसका शीर्षक है ठेस। यह एक पूरक पठन कहानी के अंतर्गत आती है, जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। आज की हम इस कहानी में देखेंगे यानी कि इसमें जानेंगे कि लेखक ने समाज में गरीब कारीगरों के हो रहे शोषण का मुद्दा उठाया है। शोषण यानी कि किसी पर जुल्म, अन्याय इत्यादि करना, इसे शोषण कहते हैं। यह एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक का अर्थ होता है किसी भी गांव या क्षेत्र विशेष पर लिखी गई कहानी। इसमें दर्शाया गया है कि हमारे समाज में आज भी कारीगरों से जी तोड़ मेहनत की उम्मीद तो की जाती है, लेकिन जब बात मजदूरी देने की आती है तो सभी आनाकानी करने लगते हैं। यानी कि हम आज की इस कहानी में देखेंगे कि हमारे समाज में जो भी कारीगर है, कारीगर यानी कि जो लकड़ी, पत्थर इत्यादि धातुओं से जो विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाने का कार्य करते हैं, उन्हें कारीगर कहते हैं। तो उन कारीगरों से जी तोड़ मेहनत यानी कि पूरी जितनी बल है उतना बलपूर्वक कार्य लेने का, मन से कार्य लेने का उम्मीद तो करते हैं, किंतु उनको मजदूरी देने की जब बात आती है, मजदूरी का अर्थ होता है जब हम किसी मजदूर से कार्य करवाते हैं और उस कार्य के बदले जब हम मूल्य चुकाते हैं तो उसे मजदूरी कहते हैं। तो जब मजदूरी देने की बात आती है तब हम सभी आनाकानी करने लगते हैं। आनाकानी करना यानी कि टाल मटोल करना, बात को टालना, उसके बदले कुछ भी थोड़ा बहुत देकर काम चलाना, आनाकानी इत्यादि ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम। तो समाज में ऐसे मजदूरों एवं कारीगरों को न्याय दिलाने, ऐसे जो हमारे समाज में मजदूर हैं, कारीगर हैं, उनको न्याय दिलाने एवं उनकी भावनाओं का सम्मान करने का संदेश हमें आज के इस पाठ से प्राप्त होगा। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले इस पाठ के जो हमारे लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी, उनके संदर्भ में कुछ जानकारी दी गई है। आइए उसे हम देखें। पहले लेखक के संदर्भ में बताया गया है कि इनका जन्म 1921 यानी कि 1921 पूर्णिया, बिहार में हुआ था। इनके मृत्यु के संदर्भ में जो तिथि बताई गई है वह बताया गया है 1977 यानी कि 1977 में इनकी मृत्यु बताई गई है। इनका जो फिक्स तारीख है मृत्यु का वो डेट नहीं दिया गया है, ईस्वी ही सिर्फ दी गई है। इनके परिचय के संदर्भ में बताया गया है हिंदी कथाधार का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद यानी कि आज़ादी के बाद उन्हें प्रेमचंद्र की संज्ञा दी जाती है। प्रेमचंद्र, आपने नाम सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद्र, जो कि बहुत महान कथानायक उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं। आज़ादी के बाद फणीश्वरनाथ रेणु जी को प्रेमचंद्र की संज्ञा दी गई, उनकी उपाधि दी गई है। आपकी कहानियों में यानी कि उनकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की, आंचलिक जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव क्षेत्र विशेष की जो धुन है, गंध है, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। उनकी जो रचनाओं में क्या क्या दिखाई देती है? धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट साफ रूप से दिखाई देती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर भी मिलता है। इनकी जो रचनाओं में भाषा शैली है वो एक जादू का काम कार्य करती है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो कुछ इस प्रकार है: मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, यह एक उपन्यास है, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, ऋण, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अब हम इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। उस कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम देखते हैं कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें
इस गद्य आकलन के संदर्भ में जो गद्य के विषय में क्या दिया गया है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें गद्य संबंधी लिखा गया है। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है, यानी कि हमारी आज की जो कहानी है वो आंचलिक तो है लेकिन किस पर आधारित है, बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन के सामाजिक संबंध कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। कहानी कुछ इस तरह है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते यानी कि उसे वैल्यू नहीं देते, उसे उपयोगी नहीं समझते, उसकी कोई कदर नहीं देते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एक शब्द है बेकार, यानी कि जिसकी कोई यूज ना हो, जो बिना काम का हो, उसे बेकार कहते हैं। किंतु बेगार, यहाँ पे एक शब्द है बेगार, जो कि इस वाक्य में एक हरा अवतरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। बेगार का अर्थ होता है बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती किसी से काम किया गया कार्य। यानी कि अगर हम किसी मजदूर को अगर उसके कार्य के बदले उसे पैसे ना दे, उसे मजदूरी ना दे और ज़बरदस्ती बलपूर्वक उस कार्य को ले, तो वह कार्य कैसा होगा, उसे बेगार कहते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। फिर आगे कुछ इस तरह है कि लेखक कहते हैं, आज की जो हमारी ये कहानी है, यह लेखक ने खुद अपने जीवन पर घटित या फिर अपने जीवन पे अनुभव यह कथा है। तो यहाँ पे लेखक खुद कह रहे हैं सिरचन के बारे में कि इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए उन्हें कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? लोगों की जो सोच है सिरचन के बारे में यह है कि क्या होगा उसे बुलाकर। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। लोगों की जो सोच है यह है कि अगर हमने सिरचन के जगह दूसरे मजदूर को बुलाया, तो जब दूसरा मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुका होगा, तब कहीं जाके सिरचन हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। खुरपी एक खेती में काम आने वाली एक औजार है जो छोटी सी होती है, जिसे घास या खरपतवार इत्यादि साफ करने के काम में आया जाता है। एक यहाँ और शब्द है, युग्म शब्द खेत खलिहान। ध्यान देंगे, खेत उसे कहते हैं जहाँ पे अनाज उगता है, लेकिन खलिहान उसे कहते हैं जब उस अनाज को हम उस पेड़ समेत या फिर उसके जड़ समेत काटकर या उठाकर लाकर उस जगह पे रखते हैं जहाँ से उस फसल से अन्न तक का सफ़र तय होता है, उसे खलिहान कहते हैं। तो लोगों की सोच है कि अगर हमने सिरचन के जगह किसी और को बुलाया, तो वो उसके जगह पे वह किसान वो मज़दूर 1/3 काम कर चुका होगा, तब कहीं जाके यानी देर से हमारा जो सिरचन है वो दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। पगडंडी का अर्थ होता है गांव में जो कच्चे रास्ते होते हैं उन्हें पगडंडी कहते हैं। उन पर तौल कर यानी धीरे धीरे पैर रखता हुआ वह आता हुआ दिखाई देगा। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। फिर लेखक कह रहे हैं कि लोगों की सोच है अगर फ्री में मुफ्त में आपको मजदूरी देनी है, पैसे देने हैं तो और बात है। फिर आगे कुछ कहानी है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। मुफ्तखोर यानी फ्री में खाने वाला, कामचोर कार्य से बचने वाला, चटोर का अर्थ होता है स्वाद ले लेके खाने वाला या खाने पीने का लालची। उसे चाहे आज लोग कुछ भी कह ले, लेखक कहते हैं, लेकिन एक समय था
जब उसकी मड़ैया के पास, मड़ैया यानी कि झोपड़ी, जो कि सीख या घास फूस से बनी हुई झोपड़ी होती है, उसे मड़ैया कहते हैं। फिर लेखक कहते हैं आज उसे लोग जो भी कह ले, लेकिन एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी, यानी कि जो बड़े बड़े लोग उसके द्वारी पे, उसके घर पर आते थे अपनी सवारियों के साथ, अपनी गाड़ी, रथ या फिर जो भी वाहन उनके रहते थे उनके साथ आते थे। लाइन लगी रहती थी और लोग उसे पूछते ही नहीं थे, यानी कि उसकी वैल्यू ही नहीं बल्कि उसकी खुशामद भी करते थे। यहाँ पे एक शब्द आया है खुशामद। खुशामद का अर्थ होता है किसी को हम जब चापलूसी करते हैं तो उसे खुशामद करना कहते हैं। तो लेखक कहते हैं आज भले उसे लोग कुछ भी कह ले, लेकिन एक समय था जब सिरचन को लोग पूछते ही नहीं थे, यानी उसे वैल्यू ही नहीं बल्कि उसकी चापलूसी भी करते थे। और क्या कहते थे, अरे सिरचन भाई अब तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है, यानी कि जो विशेष कार्य सिरचन करता था उसके संदर्भ में लोग क्या कहते थे कि अब जो यह कारीगरी है सिर्फ इस पूरे इलाके में, सारे इलाके में तुम्हारे ही हाथ में रह गई है। सो एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है। फिर लेखक कह रहे हैं कि बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चीक बनवा कर भेज दो। चीक यहाँ पर एक शब्द है, ध्यान देंगे। चीक का अर्थ होता है बांस की तिल्लियों का बना हुआ पर्दा, उसे चीक कहते हैं। मुझे याद है, फिर लेखक कहते हैं कि मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग में क्या क्या लगेगा। लेखक फिर अपने निजी जीवन पर घटित घटना को बता रहे हैं कि उनकी माँ अगर कभी भी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता, उनसे प्रश्न कर लेता कि भोग में क्या क्या लगेगा, यानी कि सिरचन को खाने के लिए क्या क्या मिलेंगे। फिर लेखक की माँ उनके इस प्रश्न पर हंसकर कहती, जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी, यानी कि फिर बदले में उनकी माँ क्या जवाब देती थी कि जाओ, वह मेरे कार्य में कभी भी खान पान की बात को नहीं करता, वह पूजा भोग की बात को नहीं उठाता यानी नहीं करता। फिर लेखक कह रहे हैं पड़ोसी के गांव, यानी कि जो उनका पड़ोस का गांव है, पड़ोस के गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। फिर लेखक कहते हैं कि एक बार मेरे ही सामने जो हमारे पड़ोस के गांव के पंचानन चौधरी हैं उनके छोटे लड़के को सिरचन ने बेपानी कर दिया था। बेपानी यानी बेइज्जत कर दिया था। क्यों और क्या कहा था, तुम्हारी क्यों, इससे तो यह स्पष्ट हो गया कि शायद उसके खान पान में कुछ तो कमी आई होगी। तो सिरचन ने क्या कहा था चौधरी के छोटे लड़के से कि तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है, नाखून से काटकर तरकारी परोसती है, यानी कि बहुत कम, थोड़ा सा या बहुत कम तरकारी। यहाँ पे एक शब्द है, तरकारी का अर्थ होता है सब्जी भाजी, परोसती है यानी सर्व करती है। और इमली का रस डालकर कढ़ी, आपको शायद पता होगा कि कढ़ी कहते हैं जब हम दही द्वारा एक व्यंजन तैयार करते हैं उसे कढ़ी कहते हैं। तो जब गरीब घरों में दूध और दही की कमी होती है तो उसके जगह पे इमली का रस डाल के कढ़ी तैयार करते हैं। तो सिरचन कह रहा है चौधरी के छोटे बेटे से कि तुम्हारी जो भाभी है वो बहुत कम खाना तरकारी यानी बहुत कम सब्जी सर्व करती है, और कढ़ी किससे बनाती है तो इमली के रस से बनाती है। फिर कहता है सिरचन कि हम मामूली लोग, यानी कि यह सब तो हमारे गरीब जो लोग हैं उनकी घरवालियाँ बनाती हैं, यानी कि यहाँ पे एक शब्द है घरवाली, यानी कि सिरचन बता रहा है कि ये सब मामूली भोजन बनाना परोसना ये सब तो हम गरीब
जो घर वाले हैं उनकी पत्नियां यह कार्य करती हैं। तुम्हारी भाभी ने यह कार्य कहाँ से बनाना सीखा, ऐसा करना कहाँ से सीखा। ऐसा सिरचन ने सभी लोगों के सामने चौधरी के बेटे को कहकर उसे बेइज्जत किया, उसकी बेइज्जती की थी। कहानी आगे कुछ इस तरह है। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। लेखक कह रहे हैं इसलिए मैं सिरचन को बुलाने से पहले उसके खान पान के संदर्भ में निश्चित जरूर हो जाता। सुनकर मैं अपने आप को पहले विश्वास दिलाता कि नहीं, खाने पर बहुत अच्छा है। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती यानी कि खुश होकर कहती, आओ सिरचन। लेखक फिर अपनी माँ के संदर्भ में कह रहे हैं कि लेखक की माँ जैसे ही सिरचन को देखती, माँ हुलस कर खुश होकर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी। यहाँ पे एक शब्द है नेनू। आप लोगों ने शायद अपने घर में देखा होगा कि हम मलाई से दूध से मलाई निकालते हैं, फिर मक्खन बनाते हैं और मक्खन से फिर घी बनाने का जो प्रोसेस होता है उस मलाई को नेनू कहा जाता है गांव की भाषा में। तो लेखक की माँ कह रही थी कि आज नेनू मथ रही थी यानी घी बना रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन। घी की खखोरन का अर्थ है, अगर आपने देखा होगा घर में घी तैयार करते हुए, तो घी के बाद जब हमारे बर्तन में कुछ अवशेष बच जाते हैं तो उसे खखोरन कहा जाता है। तो उस खखोरन के साथ चूड़ा का अर्थ होता है पोहा। तुम्हें बहुत पसंद है। लेखक की माताजी कहती थी कि मुझे पता है कि तुम्हें घी की खखोरन के साथ चूड़ा बहुत पसंद है, और पसंद है ना, ऐसा कह के लेखक की माँ उनसे कहती है। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। संवाद यानी कि उनके लिए समाचार भेजा है। उसकी ननंद का अर्थ होता है जो उनकी वहाँ बेटी है, उनके पति की जो बहन है उनकी ननंद कहलाएगी। यानी कि लेखक की जो बहन है उनकी जो पति है उनकी बहन रूठी हुई है, गुस्सा है। क्यों? तो मोती की शीतल पार्टी के लिए। मोती की शीतल लेखक कह रहे हैं कि उनकी ननंद रूठी हुई है किस बात के लिए, कि उनकी ननंद को क्या चाहिए, मोती की शीतल पार्टी। यहाँ पे एक शब्द आया है शीतल पार्टी। शीतल पार्टी का अर्थ होता है जो कार्य सिरचन करता था उसके लिस्ट में जो कार्य था, जो चीज़ बनाया करता था वो शीतल पार्टी, वो भी एक तरह का होता है, उसमें वह कार्य जुड़ा हुआ था। तो हमने देखा कि अभी तक कि लेखक ने सिरचन को बुलाकर उसकी माँ ने उसका बहुत अच्छे से सत्कार किया। खुश होते हुए कहा कि मेरी बड़ी बेटी का ससुराल से संवाद आया है कि उसकी ननंद रूठी हुई है। किस चीज़ के लिए? तो एक मोती घास की शीतल पार्टी के लिए। शीतल पार्टी यानी एक जो मोती एक प्रकार का विशेष प्रकार का घास होता है उसकी चटाई के लिए शीतल पार्टी का अर्थ होता है चटाई, याद रखेंगे। तो उसके लिए उनकी ननंद रूठी हुई है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ यानी कि उसने जैसे सुना लेखक की माताजी से कि लेखक की माताजी ने आज घी बनाया है, और घी का जो खखोरन है यानी कि घी बनाते समय जब बर्तन में बैठ जाता है उसे खखोरन कहते हैं, वो रखा हुआ है पोहे के साथ, चूड़ा के साथ। तभी इस चीज़ को सुन के वो अपनी ज़ुबान को रोक नहीं पाता है, अपनी पनियाई ज़ुबान को, यानी कि ये सब स्वाद से उसके मुंह में सोचकर ही पानी आ जाता है। फिर आगे कहानी कुछ इस तरह है। जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी। तो इस पर सिरचन की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह कहता है कि काकी मैं तो घी की सौंधी खुशबू को सूंघकर ही आ रहा हूँ। तो
नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती। फिर सिरचन कहता है लेखक की माता जी से कि नहीं नहीं काकी, मुझे तो आपकी घी बनाने की सुगंध जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है उसे ही सूंघता हुआ आया हूँ। नहीं तो आजकल शादी ब्याह के मौके में, जो शादी ब्याह का मौसम होता है उस समय सिरचन इतना व्यस्त होता है कि उसे दम मारने की यानी कि थोड़ी भी छुट्टी नहीं मिलती। ऐसा सिरचन ने जवाब दिया। तो हम आज के इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, इस कहानी को इतना ही जानेंगे। जो हमारा पहला पेज है उसे ही जानेंगे। तो हमारा आज का जो ये प्रश्न है, यानी कि आज के वीडियो के माध्यम से जो हमारा आज का प्रश्न है वह है, तो सबसे पहले आपने जो PDF डाउनलोड किया होगा उसमें देखिएगा, हमारा जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पेज नंबर 42 हमने आज के इस वीडियो के माध्यम से किया, पेज नंबर 42। तो आज का वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा, इतना ही जाना। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आज का आपका प्रश्न है वो कुछ इस तरह है कि आपको यह आकृति पूर्ण करनी है। सिरचन को इनकी मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाता। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जिसकी मजदूरी के लिए सिरचन को लोग बुलाना पसंद नहीं करते हैं, आपको लिखना है। आपका दूसरा प्रश्न है, सिरचन को लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पहला और दूसरा आपको ये बताना है। और आज का जो आपका प्रश्न संख्या 3 है, यानी कि हमने जो आज आपको 2 प्रश्न दिए, पहला तो आपका संजाल है, दूसरा आपको प्रश्न तैयार करना है। प्रश्न तैयार करना यानी कि मैंने 2 शब्द दिए हैं। कौन से शब्द दिए हैं कि पहला शब्द है किसान, दूसरा शब्द है पंचानन चौधरी। ये 2 शब्द हैं, आपको इनसे प्रश्न तैयार करने हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से इतना ही। आपको अब अगले वीडियो को देखना पड़ेगा। इस कहानी को जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।